प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय भारत की सरकार का नेतृत्व संभाला था, तो ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, उन्होंने विचार बदलने के लिए सोच बदलने का कार्य किया। और इसीलिए जो उन्होंने मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वो भारत के मन से जोड़ने, भारत के आहत और गुलामी की मानसिकता से प्रभावित और पराजित मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास था। तो आज जो ये मोदी लॉग बुक यहाँ लिखी गई है अश्विनी फर्नांडिस जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो सारे मन की बात कार्यक्रमों को जिस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में 4000 लोगों से फीडबैक लेकर उसे स्वरूप दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि यह दर्शा रहा है कि इन 10 वर्षों में मन की बात ने अपना प्रभाव भारत के समस्त क्षेत्रों में, भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक व्यापक प्रभाव स्थापित किया है। और ये मोदी जी के मन की उस भाव को भी दर्शाता है कि जो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, जिसे मैं इस पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी बोला भी था मोदी जी की तरफ से, कि उनका मन इस भाव का प्रतीक है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। लेकिन सुधांशु जी, जब हम मन की बात कहते हैं तो प्रधानमंत्री विधानसभा में निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर उसको किस तरह से आप देखते हैं? सर, जब मन की बात की हम चर्चा करते हैं तो जितना जनता के लिए जितना पीएम के लिए जरूरी है मन की बात को जनता की समझना, उतना कितना जनता के लिए जरूरी है कि पीएम की मन की बात को समझे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस विचार को मानते हैं उसमें भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ना व्यक्तियों का समूह है। भारत एक जीवंत राष्ट्र की चेतना है और भारत का अपना एक मन है, और उस भारत के मन के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो स्वतः आपको समझने लगते हैं। उसमें किसी को दूसरे की बात समझने की जरूरत नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि जब आप उसको समझते हैं तो अपने आप उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे वो एक शेर है ना कि इस लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। तो अगर आप सबके साथ प्रेम करेंगे तो पूरा जमाने के साथ आप एकाकार करेंगे। भारत की प्रेरणा लेकर के चलते हैं तो कितना जरूरी है भारत को इकट्ठा होकर के एक लकड़ी की गांठ की तरह एकत्रित होना। प्रधानमंत्री जी ने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी 15 अगस्त 2022 को कि अमृत काल में हमारे 5 संकल्प होंगे। उसमें से एक था विकसित भारत बनाना पहला, तो दूसरा क्या था कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना, तीसरा था कि अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करना, और चौथा था कि इसके लिए सबको कर्तव्य करना, और पांचवा था वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि जब तक विकसित भारत तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक मनों में गुलामी भरी रहे और हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास न हो। केजरीवाल बार आरोप लगा रहे हैं सरकारें तोड़ने का, तमाम चीजों को लेकर लेटर आतिशी उन्होंने सौंपा है, उसको किस तरह से? वैसे तो देखिए, एक बात कहें, मात्र साल भर पहले जब नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बिल आया था तो पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे विपक्ष के बहुत से लोगों ने कहा था कि साहब ये एलजी सुपर सीएम बनना चाहते हैं, सुपर सीएम। आज केजरीवाल क्या है ये बताइए? संविधान जीवंत है कि खतरे में है यदि सिटिंग सीएम कहे कि असली सीएम वो है? अब इसे देखिए क्या कहते हैं। जब वो कांग्रेस का विरोध करते थे तो यही था कि सुपर पीएम सोनिया जी हैं और मनमोहन सिंह जी बस केवल उनके आदेशों का पालन करेंगे। और आज कैसे, जिसे कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। देखते देखते केजरीवाल जी उन्हीं के रंग में कैसे रंग गए, वो आज बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई। सर, सिद्धारमैया के खिलाफ सर मुडा स्कैम में एफआईआर आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम ये बात साफ कहना चाहेंगे, जो कर्नाटक में हुआ है वो सिर्फ दुखद और खतरनाक नहीं है, वो देश के लिए एक विचार करने का विषय है कि जो लोग आते हैं इस प्रकार से, जो आपसे कहते हैं कि गारंटी हम पूरी करेंगे, वो आपको कुछ हजार रुपए का लाभ देकर खुद करोड़ों रुपए किस प्रकार से अपने हित में प्रयोग कर लेते हैं। और आपको लेटेस्ट शायद पता हो, हरियाणा में उनके एक विधायक के कैंडिडेट हैं असंध के, उनका नाम संभवतः शमशेर सिंह है। उनका तो वीडियो अवेलेबल है। वो कह रहे भाई अपनी सरकार आएगी तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों के लिए करेंगे, उसके बाद फिर सबके लिए करेंगे। तो मुझे लगता है कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक ये कांग्रेस की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसमें सर प्रतिक्रिया ये तो दे दीजिए कि सीबीआई को एक तरह से बैन कर रहे हैं, सीबीआई का आना ही एक तरह से वो मना कर रहे हैं। देखिए, यदि कोई राज्य सरकार ये करती है तो मैं फिर कहना चाहता हूं संविधान खतरे में है।
अगर कोई ये कहे कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में काम नहीं कर सकती है तो संविधान खतरे में। और दुख की बात यह है, कर्नाटक में तो वहां के जो वित्त मंत्री थे डीके सुरेश, उन्होंने तो ये बोल दिया था कि हम ज्यादा वो देते हैं टैक्स, इसलिए हमें तो, उनसे पत्रकार ने पूछा तो क्या मतलब, क्या अलग हो जाने तो क्या उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो सोचिए ऐसे लोगों के साथ संविधान किस ढंग की स्थिति में रहेगा, जो ये कहते हैं कि साहब हम देश से अलग होने चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं केंद्रीय एजेंसी काम नहीं करनी चाहिए। तो देश के लिए सोचने का विषय है कि किस ढंग से सोचते हैं। और रही बात सीबीआई की, कि उनको अगर समस्या लगता है तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले 2013 अक्टूबर में नेशनल हेराल्ड केस हुआ था। हमारी सरकार नहीं थी, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी को लेना पड़ता। सीबीआई के ही केस में 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमणी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा सीएम झारखंड जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे आय से अधिक संपत्ति का केस 2005 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगा, FIR 90 में हुई। तो सीबीआई में तो आप हमेशा से रहे, ये आपकी फितरत है, सत्ता में हो या ना हो। इसलिए ये आरोप व्यर्थ है कि 2014 के बाद हो रहा है। मैं चुनौती से उनसे कहता हूं, पिछले 30 साल की एक लोकसभा बता दें जब इनके किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में, इन सारे दलों में से किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी और अदालत के चक्कर में काटा।